नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन की खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इनका आरोप है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने की आज्ञा नहीं दी और इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बस अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपराज्यपाल से मिलने वाले हैं। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाना था फिनलैंड और उसके लिए आज्ञा देनी थी उपराज्यपाल को, एलजी को, लेकिन एलजी ने वो आज्ञा नहीं दी, जिससे नाराज हो गए दिल्ली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता और उन्होंने उपराज्यपाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। और ये धरना प्रदर्शन लगातार इस समय भी दिल्ली में राज्यपाल के घर के बाहर चल रहा है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं और उनसे ये इजाजत मांगी गई थी, उनसे आज्ञा मांगी गई थी कि फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के टीचर्स को भेजा जा रहा है, तो वो वहां जाकर ट्रेनिंग लेंगे और नया कुछ सीख कर आएंगे, बच्चों को और अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन जब आज्ञा नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अभी भी उपराज्यपाल के घर के बाहर ये लोग डटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए पहुंच जाएंगे उपराज्यपाल के घर के बाहर। तो अरविंद केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री और एलजी के बीच पावर संघर्ष के बीच आज महत्वपूर्ण मुलाकात है, जो कि बस अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाली है कि अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल संविधान और कानून की कॉपी लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में उपराज्यपाल के घर के बाहर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, प्रदर्शन लगातार चल रहा है और शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने की आज्ञा नहीं देने के विरोध में यह प्रदर्शन लगातार हो रहा है। पहली बार हमारी सरकार है जिसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेजा। फिनलैंड पहले भी हम कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेज चुके हैं। अब एक और जत्था जाने वाला था जिसपे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? कल को कोई कहे इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों की, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, कोई कहे अपने बच्चों को पाल रहे हो, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, उसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है। अल्टीमेट दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक संविधान के अंदर साफ लिखा है। हमने पहले की सरकारें भी देखी, जिसमें मदन लाल खुराना जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद शीला दीक्षित को हमने 15 साल देखा। ऐसा कन्फ्रंटेशन तो कभी भी नहीं हुआ। डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन वो बैठ के सॉल्व होते थे। सड़क के ऊपर, न्यायालयों के अंदर इस तरह के कन्फ्रंटेशन हमने तो कम से कम नहीं देखे। 20-25 साल से राजनीति मैं भी कर रहा हूँ। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा, आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको मंजूर हो या ना हो। दिसंबर के टीचर ट्रेनिंग के बैच की फाइल हमने अक्टूबर में एलजी साहब के पास भेजी, तो पहले तो एलजी साहब ने उस पे फाइल को घुमाने के चक्कर में और डिले करने के चक्कर में कि हो ही ना, उस पे लिख के भेजा कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है जिससे आप ट्रेनिंग करा रहे हो फिनलैंड की, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी की एक संस्था वहां ट्रेनिंग कराती है, यूनिवर्सिटी की ही अपनी संस्था है। तो वो फाइल ये कह के वापस भेज दी। जब उसका जवाब दे के वापस भेजा एलजी साहब के पास, तो अब एलजी साहब ने लिखा कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवा लो और देश में देखो कि कहीं देश में भी इतनी क्वालिटी की ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती है, देश में ही करा लो इसकी, इस तरह की ट्रेनिंग भारत के अंदर ही करा लो। मुझे लगता है कि जब मनीष सिसोदिया जी शपथ लिए होंगे तब भी किसी अधिकारी ने ही शपथ दिलाया। मुख्यमंत्री जी भी जब शपथ लिए होंगे तो किसी अधिकारी ने ही शपथ दिलाया, और जिसके यहाँ नॉमिनेशन भरने गए थे वो भी कोई अधिकारी ही था। तो ये संविधान की व्यवस्था है कि इस देश का हर नोटिफिकेशन, हर पत्र जो सरकार का होता है वो कोई न कोई अधिकारी ही उसको जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। खबर तो दिल्ली की है। दिल्ली के हॉरर कांड में पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन हुआ। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। सारे पुलिस वाले वारदात वाले इलाके में उस रात को तैनात थे, यानी कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह, जब दिल्ली के कंझावला में 5 लड़के अपनी कार में एक लड़की अंजलि को घसीटते रहे 12 से 13 किलोमीटर तक। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं
उस समय रोहिणी की पीसीआर वैन में सभी पुलिसकर्मी तैनात थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहां जो दूसरी पीसीआर थी उसमें जो लोग सवार थे, जो पुलिसकर्मी थे जिनकी जिम्मेदारी थी उस इलाके में गश्त करना, इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस इलाके में किसी भी तरह की कोई भी वारदात को रोकना, और वहां पर अगर एक लड़की को इस तरह से कार के नीचे घसीटकर मार दिया गया तो फिर जब स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की रिपोर्ट आई तो 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। कंझावला कांड दिल्ली का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्शन हुआ। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को हत्या का मामला इसमें जोड़ने का भी आदेश दिया है। अभी तक अलग अलग बहानों से टालती आ रही थी दिल्ली पुलिस, अब एफआईआर में धारा 302 यानी कि हत्या की धारा भी जुड़ेगी। कंझावला केस में एक्शन में गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस की 3 पीसीआर वैन सस्पेंड, पुलिस के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन। कंझावला केस में अब जुड़ेगी दफा 302। कंझावला केस यानी नए साल के पहले दिन 1 जनवरी की सुबह से पहले हुई उस खौफनाक वारदात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय अब एक्शन में आ गया है। इस कंझावला कांड में अभी तक पुलिस इधर उधर की बात करके मामले को उलझाने की फिराक में लगी हुई थी। अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब मैम, पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। जिस कांड में अभी तक पुलिस बड़ी ही लापरवाही भरे अंदाज में पुलिस की गलती को अनदेखा कर रही थी। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत जरूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी होता है। अब उस मामले में गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है क्योंकि कंझावला केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए को रिपोर्ट सौंपी गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस को कंझावला केस में आरोपियों पर एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 जोड़कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। गृह मंत्रालय के इस एक्शन से अंजलि के घर वालों को राहत मिली है। जब तो वो मना करते थे, कहते थे एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का कुछ नहीं हुआ, 302 नहीं लग सकती। जब पुलिस वाले मना करते थे, कहते थे वो नहीं लगेगी, मोटिव नहीं है। अब कहाँ से मोटिव मिल गया, जब तो मना करते थे पुलिस वाले। लेकिन गृह मंत्रालय का एक्शन उस वक्त बेहद कड़ा हो गया जब विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को 3 पीसीआर वैन व 2 पिकेट ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन जांच चौकी के पर्यवेक्षक अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप जब मर्जी आके मिल सकते हैं। अभी हमको अपना काम करने दीजिए और आपको जब भी कुछ भी लगता है कि गलत है तो आप मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। दिल्ली पुलिस को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जांच में कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जांच की रफ्तार और प्रगति के बारे में गृह मंत्रालय को हर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का साफ साफ निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का साफ साफ कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। अंजलि की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी लगे,
लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी एक्सीडेंट के ठीक 2 मिनट बाद का है, जहां पर आरोपी एक्सीडेंट के 2 मिनट बाद गाड़ी से उतरकर कार के नीचे फंसी अंजलि को देखते हैं और उसके बाद एक बार फिर से गाड़ी दौड़ा देते हैं। लेकिन पुलिस का कहना था कि मोटिव नहीं है, इसलिए ये मामला गैर इरादतन हत्या का है। पर अब सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में हत्या की धारा दर्ज कर सकती है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी के पीड़ितों से बात की। खराब मौसम के कारण अमित शाह राजौरी नहीं जा पाए। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू से ही राजौरी के पीड़ितों से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने दिलासा दिलाया। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया है और राजौरी हमले में घायल लोगों से उनका हालचाल पूछा है। विश्वास दिलाया है कि सरकार उनके साथ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार करेगी। 1 जनवरी को आतंकवादियों ने 3 हिंदू परिवारों के घरों में घुसकर हमला किया था और अगले ही दिन आईईडी धमाका किया था। इस डबल हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इन लोगों को दिलासा देने के लिए, इन लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार उनके साथ है। लेकिन क्योंकि मौसम खराब था इसलिए वो जा तो नहीं पाए राजौरी, लेकिन उन्होंने 6 जनवरी को पुंछ में, आपको याद होगा, घरों पर हमला हुआ था और 1 जनवरी को 3 घरों पर यह आतंकवादी हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी। 2 जनवरी को आईईडी धमाके में 3 लोगों की मौत हुई थी। लगातार जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जनवरी को घरों पर पथराव हुआ था, पत्थरबाजी से दहशत हुई थी। तो ये नए साल की शुरुआत के साथ ही इतनी बड़ी कार्रवाई आतंकवादियों की तरफ से हुई थी। कायराना हरकत आतंकवादियों ने की थी। गृह मंत्री अमित शाह इन लोगों से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मौसम बेहद खराब था इसलिए राजौरी नहीं आ पाए। और एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है। जहांगीरपुरी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, आपको याद होगा, और वहां से गिरफ्तार 2 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी में गिरफ्तार 2 संदिग्धों पर यूएपीए लगा दिया है। इन दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और इनके नाम हैं जगजीत और जुनैद। 14 दिन के रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है और इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए यूएपीए के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दोनों को पकड़ा गया था। इनकी जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी और ये शक के घेरे में थे। लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की। खबर जोशीमठ की, जहां पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीर के बाद अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या जोशीमठ को धरती निगल जाएगी? क्या जोशीमठ सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा? इसरो के अनुसार सिर्फ 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है और अगर यही रफ्तार रही तो जोशीमठ पहाड़ का नामो निशान मिट जाएगा। जमीन का फटना, घरों में दरार, पानी का फूटना, यह तो तबाही की सिर्फ बानगी भर है। तबाही अभी बाकी है। खतरा बहुत बड़ा है। बात कुछ इलाकों में जमीन फटने भर की नहीं है, बात कुछ घरों में दरार भर की भी नहीं है, बात कुछ इलाकों से पानी निकलने की भी नहीं है। खतरा इससे बड़ा है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। यह तस्वीर एक अलर्ट है, एक नोटिस है। इसरो की तस्वीर बता रही है कि जोशीमठ तेजी से धंस रहा है। अब खतरा मकानों को नहीं, पूरे पहाड़ को है। सिर्फ 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो के मुताबिक यह धंसान 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ही दर्ज की गई है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीर में जो पीली रेखा दिख रही है उसी के अंदर जोशीमठ का इलाका है और यह फॉल्ट लाइन के साथ तेजी से धंसता जा रहा है। मतलब जोशीमठ कभी भी इतिहास की बात हो सकता है। कभी भी यह शहर पूरी तरह खत्म हो सकता है, पूरी तरह से तबाह हो सकता है।
जोशीमठ में पहले ही जो आपदा आई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ऊपर से इसरो की जो रिपोर्ट आई है वो जोशीमठ के लिए चेतावनी वाली है। रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे हिस्से में 27 दिसंबर 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2023 के बीच यानी सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे की ओर धंसा है। आप ये समझिए कि 12 दिनों में लगभग 5.5 सेंटीमीटर जोशीमठ का ये हिस्सा अपनी जगह से नीचे धंस रहा है। जोशीमठ काफी वक्त से धंस रहा है। पिछले साल इसकी रफ्तार कम थी। इसरो के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक करीब 7 महीने में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ये धंसान 5.4 सेंटीमीटर आकी गई। ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है, तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटना जो है अचानक नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी इस आज की तारीख में बहुत लार्ज स्केल पे इस तरह से जो मकानों में दरार आने का जो घटनाएं दिख रही हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे अचानक हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो काफी पहले से हो चुकी थी। मिश्रा समिति के सुझाव के बावजूद भी इतने बड़े स्टेब्लिशमेंट यहाँ बढ़ा दिए गए। इसके ऊपर औली है, वो नया पर्यटन और साहसिक पर्यटन का हुआ है, उसकी वजह से भी ऊपर ढाल में बहुत छेड़छाड़ हुआ। और इसके अतिरिक्त जोशीमठ के चारों तरफ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और के नाम पे जो डेवलपमेंट सो कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो शुरू की गई, कहीं ना कहीं उनका भी रोल होगा। ये कहना है कि कितना ये प्राकृतिक है और कितना ये मानव जनित है, थोड़ा सा इसको डिकपल नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि मानव जनित क्रियाकलाप ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जोशीमठ के धंसने की चेतावनी 1976 में ही दी गई थी। तब गढ़वाल के आयुक्त एसपी मिश्रा के नाम पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी में 18 सदस्य थे। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, श्री केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन के सदस्य भी कमेटी में थे। इस कमेटी ने सर्वे के बाद भारी निर्माण के काम पर रोक की सिफारिश की थी, लेकिन उसका असर उल्टा हुआ। तब चेतावनी पर लोग भड़क गए, उन्हें ही बुरा भला कहने लगे। बाद में अंधाधुंध निर्माण होते चले गए। सरकारें बदलती रही, लेकिन मिश्रा रिपोर्ट की सुध किसी ने नहीं ली। रिपोर्ट का क्या हुआ कोई नहीं जानता। पिछले साल एक और रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी। 2022 में वैज्ञानिक दल का गठन स्थानीय लोगों की मांग पर किया गया था। जमीन धंसने और ढलान पर तेजी से हो रहे मिट्टी के क्षरण से लोगों में डर था। दिल्ली से अंकित शर्मा के साथ अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा, जोशीमठ, आज तक। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है। गर्भगृह की दीवारें पूरी हो चुकी हैं। अक्टूबर 2023 तक का पहले तल का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। निर्माण की देखरेख करने वाली कमेटी ने पूरी डिटेल्स साझा कर दी। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसमें आप देख सकेंगे कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा। सिर्फ 1 साल का और इंतजार, जब भव्य राम मंदिर बनकर हो जाएगा अयोध्या में तैयार। राम जन्मभूमि में इस वक्त उसी प्रांगण में मेरी मौजूदगी है, जहां पर मेरे पीछे आप देखेंगे श्री राम का ये भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से राजस्थान से यहाँ पर पत्थर मंगाए गए हैं। बेहद खूबसूरत डिजाइन उस पर उकेरे जा रहे हैं और उन पत्थरों पर आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग भाव भंगिमाओं में न सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी, बल्कि नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं भी आपको नजर आएंगी। ये पूरा का पूरा प्रांगण काफी तेज गति से यहाँ पर कामकाज आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बुलडोजर भी देख रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आजकल कुछ अलग ही वजहों से जाना जा रहा है, लेकिन जब ये राम मंदिर के प्रांगण में खड़ा है तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं उसको उठाकर ये नीचे के हिस्से में डालता है और फिर नीचे यहाँ पर परिक्रमा के लिए पूरे हिस्से की परिक्रमा किस तरह से श्रद्धालु कर पाएंगे उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सिंह द्वार है, उसके बाद नृत्य मंडप है, फिर धीरे धीरे रंग मंडप की तरफ श्रद्धालु बढ़ेंगे। रंग मंडप से आगे बढ़ेंगे गृह मंडप और उसके बाद वो गर्भगृह आ जाएगा, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। जिस रामलला की मूर्ति आपके मन में इस वक्त बसी हुई है, सांवले रंग की उनकी सूरत होगी,
छोटी सी मुस्कुराती हुई उनकी जो छवि दिखेगी। हालांकि मूर्ति तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि 30 फीट की दूरी से ही आपको रामलला के दर्शन करने होंगे, लेकिन मुस्कुराती हुई उनकी सूरत आपको दिखेगी। इसके साथ ही पूरी तैयारी इस बात को लेकर भी की जा रही है कि कम से कम 1.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आकर यहाँ पर प्रभु राम के दर्शन कर सकें। जो गर्भगृह बनाया जा रहा है, गर्भगृह में सिर्फ रामलला को विराजमान रखा जाएगा, जबकि उनके जो भाई हैं तीनों, शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी की मूर्ति तो एक जगह होगी, लेकिन बाकी तीनों भाइयों को अलग अलग हिस्सों में रखा जाएगा। और इसी के साथ ऊपर की तरफ एक तरफ गर्भगृह होगा, जब ऊपर के हिस्से में हम जाएंगे वहां पर राम दरबार बनाया जा रहा है। और नाम से ही स्पष्ट है, राम दरबार में श्री राम राजा के रूप में विराजमान होंगे, वहां पर मां सीता भी होंगी, वहां पर बाकी राम दरबार में तमाम लोग, आपको अयोध्यावासी भी पत्थरों में उकरे हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर भव्यता इस रूप में दी जा रही है कि कलयुग में भी अगर प्रभु राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए तो उनको सतयुग की वही भाव भंगिमा उनमें नजर आए और प्रभु राम के दर्शन करने के साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो पाए। इसको लेकर हो रही है पूरी बड़ी तैयारी। राम जन्मभूमि से हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी इस निर्माण कार्य की प्रगति पर जानकारी दी है। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग, वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। शरद यादव के निधन पर शोक संवेदना देने वालों का तांता लगा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शरद यादव के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले राहुल गांधी उनके घर गए, अपनी संवेदना व्यक्त की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव दिल्ली के छतरपुर घर पहुंचे और परिवार को संवेदना व्यक्त की। कल रात दिल का दौरा पड़ने से शरद यादव का निधन हो गया था। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।